मैं सिखाऊंगा और आप भूल कर दिखाइए। आई माई सेल्फ आर के दुबे एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल आर के इलाहाबादी। यू आर मोस्ट वेलकम इन माई चैनल। और आप लोगों का ढेरों सारा प्यार मिल रहा है और संख्या और हमारा परिवार जो है वो दिनों प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हूँ आप लोगों को पढ़ाने को लेकर। और आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंस। तो आइए एक एक करके देखते हैं बिना किसी रुके हुए। तो कंडीशनल सेंटेंस, व्हाट इज कंडीशनल सेंटेंस? सबसे पहली बात है कि कंडीशनल सेंटेंस होते क्या हैं। तो देखिए बाबू, कंडीशनल सेंटेंस मीन्स शर्त सूचक वाक्य होता है। यानी सेंटेंस का मतलब वाक्य होता है। कंडीशन का मतलब होता है, जैसे गांव में आपसे या कहीं भी आपसे पूछा जाता है कि क्या कंडीशन है आपकी, तो आप बताते हैं ठीक है। तो वो वाला कंडीशन नहीं, ये कंडीशनल सेंटेंस है। यानी यहाँ कंडीशन का मतलब होता है शर्त सूचक वाक्य। कंडीशनल सेंटेंस का मतलब शर्त सूचक वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जिनको पढ़कर स्पष्ट रूप से शर्तों का बोध होता है उन्हें हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। और ये वाक्य जो होते हैं प्रायः यदि या अगर या जब से शुरू होते हैं। जैसे मैंने कह दिया, यदि तुम पढ़ोगे तो मैं पढ़ाऊंगा, यदि तुम पढ़ोगे तो मैं पढ़ाऊंगा, यदि तुम पढ़ोगे तो मैं पढ़ाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, यदि तुम पढ़ोगे इसकी शुरुआत कैसे होती है? यदि से होती है, अगर से होती है। अगर तुम पढ़ोगे तो मैं पढ़ाऊंगा। अच्छा, ऐसे भी हो सकती है, जब तुम पढ़ोगे तो मैं पढ़ाऊंगा। तो ध्यान देने की बात है, कंडीशनल सेंटेंसेस की शुरुआत प्रायः यदि से, अगर से या जब से होती है। बीच में इसके दो शब्द आते हैं। ये जो पूरे वाक्य होते हैं ये दो उपवाक्यों से मिलकर बने होते हैं। एक देखिए है यदि तुम पढ़ोगे, दूसरा तो मैं पढ़ाऊंगा। यानी यदि आप पढ़ेंगे तो मैं पढ़ाऊंगा। यानी वाक्य के लक्षण क्या होंगे हिंदी में देखेंगे, वाक्य यदि अगर या जब से शुरू होंगे, बीच में दो शब्द आए रहेंगे, पूरा वाक्य जो होगा वो दो उपवाक्यों से मिलकर बना होगा। जैसे मैंने कह दिया, यदि पानी को गर्म किया जाता है तो यह उबलता है, यदि कोई अजनबी आता है तो कुत्ते भौंकते हैं, यदि तुम पढ़ते तो पास होते, यदि मैं पक्षी बन जाऊं तो उड़ जाऊं। आप देखिए, यदि से शुरुआत हो रहा है, अगर से शुरुआत हो रहा है, जब से बीच में दो शब्द आ रहा है। ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं। ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं। अब हम देखेंगे कि कंडीशनल सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान से समझने की बात है, कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं वो हमारे चार प्रकार के होते हैं। जीरो टाइप कंडीशन होता है, भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न चीजें पढ़ाई गई हैं। कोई कहता है इसे फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप ऐसे पढ़ाता है, लेकिन मैं आपको जो पढ़ाया हूं ये अनोखा तरीका है, आपको कहीं नहीं मिलेगा और सबसे ज्यादा आप इंजॉय करेंगे और आप कभी भूल नहीं पाएंगे। देखिएगा, मेरा दावा है। तो जीरो टाइप कंडीशन, ओपन कंडीशन, अनफुलफिल कंडीशन और इमेजिनरी कंडीशन, यानी देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस इन योर इंग्लिश लैंग्वेज। फर्स्ट इज जीरो टाइप कंडीशन। क्या होता है जीरो टाइप कंडीशन? ध्यान से समझने की बात है। जो हमारा जीरो कंडीशन होता है, ये जो होता है ये जनरल ट्रूथ को बताता है, एक सच को बताता है। यानी ये चीज होता है तो ये चीज भी होता है। जैसे मैंने आपसे कहा, यदि पानी को गर्म किया जाता है तो यह उबलता है, यदि कोई अजनबी आता है तो कुत्ते भौंकते हैं, यदि बर्फ को गर्म किया जाता है तो यह पिघलता है, यदि बच्चा भूखा होता है तो यह रोता है। तो इसका मतलब यह है कि ये जीरो टाइप कंडीशन जो है, यदि एक चीज होता है तो दूसरा चीज होता है। ये जनरल ट्रूथ है। यानी ऐसा नहीं है कि एक चीज ना हो तो दूसरा चीज भी ना हो, यानी एक चीज होगा तो दूसरा चीज भी होगा। यानी यदि गर्मी पड़ती है तो लोग घरों में चले जाते हैं, यानी लोग छिपते हैं। जैसे कि यदि एक काम होता है तो यदि मान लीजिए ऐसे कह दिया मैंने, यदि रात होती है तो तारे निकलते हैं, यानी ये जनरल ट्रूथ है। एक चीज होता है तो दूसरा चीज ऑटोमेटिक होता है। तो इस टाइप के कंडीशन को हम क्या कहते हैं? जीरो टाइप कंडीशन। और जीरो टाइप कंडीशन का अनुवाद कैसे किया जाता है, आइए हम एक एक करके देखते हैं। जैसे मैंने कह दिया, यदि पानी को गर्म, यदि हम पानी को गर्म करते हैं, ऐसे देखिए, यदि हम पानी को
गर्म करते हैं तो यह उबलता है। ध्यान देने की बात है, यदि हम पानी को गर्म करते हैं तो यह उबलता है। मैंने आपको बताया था कि कंडीशनल सेंटेंस की शुरुआत यदि, अगर या जब से होती है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो यह उबलता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो यह उबलता है। यह है हमारा जीरो टाइप कंडीशन। और जीरो टाइप कंडीशन में हमेशा क्या दिखाया जाता है? एक जनरल ट्रूथ को दिखाया जाता है, एक सच को दिखाया जाता है। जैसे मैंने कह दिया, यदि हम बर्फ को गर्म करते हैं तो यह पिघलता है, यदि बच्चा भूखा होता है तो रोता है, यदि कोई अजनबी आता है तो कुत्ते भौंकते हैं, यदि रात होती है तो तारे दिखाई देते हैं। तो ये हमारे जनरल ट्रूथ हैं। और इस प्रकार के वाक्यों का अनुवाद कैसे करते हैं देखिएगा। देखिए दोनों क्या है, दोनों वाक्य दो, देखिए एक वाक्य जो है दो उपवाक्यों से मिलकर बना है। यदि हम पानी को गर्म करते हैं तो यह उबलता है। पहले वाले वाक्य को यदि की अंग्रेजी और अगर की अंग्रेजी क्या होती है? इफ होती है। जब के लिए वेन लगा देते हैं, तो यानी हम सबसे पहले इफ लगाएंगे, यदि जब आएगा तो क्या लगा देंगे? वेन लगा देंगे। यानी जैसा यदि और अगर है तो इफ, और यदि जब है तो वेन लगाएंगे। और उसके बाद पहले वाले उपवाक्य को सिंपल प्रेजेंट में, यानी हम आप सीधे आप कह लीजिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और दूसरे वाले में देखिए, तो की जगह पर हमेशा कंडीशनल सेंटेंस में देन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे यदि हम पानी को गर्म करते हैं तो यह उबलता है, और आपने ऐसे लगा दिया इफ वी गर्म करने का मतलब वार्म का मतलब गर्म करना, या हीट करने का मतलब गर्म करना। इफ वी वार्म्स वाटर, अब आपने कह दिया देन इट बॉयल्स, गलत हो गया। ध्यान दीजिएगा, कभी भी तो की जगह पर कंडीशनल सेंटेंस में क्या करते हैं? देन का प्रयोग न करके क्या करते हैं? कामा का प्रयोग करते हैं। किसका? कामा। और उसके बाद देखिए पहले वाले यदि के लिए हम क्या लगा देंगे? इफ लगा देंगे। अगर के लिए भी क्या लगाएंगे? इफ लगाएंगे। लेकिन जब के लिए क्या लगा देंगे? वेन लगा देंगे। उसके बाद पहले वाले उपवाक्य यानी हम पानी को गर्म करते हैं, इसका अनुवाद करेंगे किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आप इसको सिंपल प्रेजेंट भी कर सकते हैं। दूसरे वाले क्लॉज का जो यह उबलता है, इसका भी अनुवाद जो हम करते हैं वो सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही कर देते हैं। तो आइए करके देखते हैं और खट से बना देते हैं। इफ हम पानी को गर्म करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा इफ वी, गर्म करने का मतलब हीट करना, इफ वी वार्म्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हीट में या वार्म में क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे। इफ वी वार्म्स, देखिए जब टेंस में पढ़ाऊंगा तो डिटेल बताऊंगा, लेकिन यहां जरूरी है आपको कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा रहा हूं तो उस टाइप से बताना पड़ेगा। इफ वी वार्म्स वाटर, अब तो की जगह पर कामा लगेगा। दूसरा वाला उपवाक्य बनेगा यह उबलता है। कौन उबलता है? पानी। अब पानी के लिए क्या लगाएंगे? इट। क्या लगाएंगे? इट बॉयल्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन जाएगा और आपका तुरंत तैयार हो गया। मैंने कह दिया यदि कोई अजनबी आता है तो कुत्ते भौंकते हैं, तो आप लगा दीजिए इफ एनी स्ट्रेंजर कम्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो एस लग जाएगा। इफ एनी स्ट्रेंजर कम्स, कुत्ते भौंकते हैं। अब क्या हो जाएगा? डॉग्स बार्क। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बहुवचन के साथ एस नहीं लगाते हैं। यानी इफ एनी स्ट्रेंजर कम्स डॉग्स बार्क। तो ये रहा हमारा जीरो टाइप कंडीशन, और हमको उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से आ गया है। कुछ नहीं करना है आपको। पहले देखिए ऐसे भी पूछा जा सकता है, जब कोई अजनबी आता है तब कुत्ता भौंकता है, और जब के लिए क्या लगा देंगे? वेन लगा देंगे। इफ की जगह पर क्या लगा देंगे? वेन लगा देंगे। वेन एनी स्ट्रेंजर कम्स, अब वेन के बाद देन का प्रयोग कभी नहीं करते, उसकी जगह पर क्या लगाएंगे? कामा लगाएंगे। कामा डॉग बार्क्स, यानी वेन एनी स्ट्रेंजर कम्स डॉग बार्क्स। तो हमें उम्मीद है कि आपको जीरो टाइप कंडीशन आ गया होगा। आइए अगला हम देखते हैं ओपन कंडीशन। क्या देखेंगे? ओपन कंडीशन। नाम से ही स्पष्ट है, इसका नाम है ओपन कंडीशन। तो इसका मतलब यह है कि यहां भी शर्तें तो होंगी, लेकिन शर्तें कैसी होंगी? खुली हुई अवस्था में होंगी। कैसे होंगी? खुली हुई अवस्था में होंगी।
अब देखिए, पहली बात तो एक हम इसके लिए वो बता दे रहे हैं, हिंदी वाले वाक्य जितने भी होंगे ओपन कंडीशन के, वे गा गी गे पर समाप्त होंगे। किस पर समाप्त होंगे? हिंदी वाले उपवाक्य गा गी गे पर समाप्त होंगे, दोनों उपवाक्य समाप्त होंगे। जैसे मैंने कह दिया, यदि तुम पढ़ोगे तो पास होगे। देखिए, यदि तुम पढ़ोगे तो पास होगे, यानी दोनों उपवाक्य किस पर समाप्त हो रहा है? गा गी गे पर समाप्त हो रहा है। तो चलिए देखते हैं, यदि तुम पढ़ोगे तो पास होगे। हमारा सेंटेंस तैयार है। यदि से शुरू हो रहा है, अगर से शुरू हो रहा है, जब से शुरू हुआ, बीच में तो शब्द आ गया। अब ध्यान से समझने की बात है, यदि तुम पढ़ोगे गागेगे तो पास होगे गागेगे। यदि राम दौड़ेगा तो पहला स्थान प्राप्त करेगा। यदि राम दौड़ेगा पहला स्थान प्राप्त करेगा। यदि तुम स्कूल जाओगे तो अध्यापक से मिलोगे। यदि तुम स्कूल जाओगे तो अध्यापक से मिलोगे। यदि वह मेरे पास आएगा तो मैं उसे अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। गागीगे पर समाप्त हो रहा है। अब करना क्या है? कुछ नहीं करना है। यदि के लिए इफ लगा देना है। अच्छा, जब आता तो विल लगा देते हैं। अब देखिए, यदि तुम पढ़ोगे तो पास होगे, आगे ओपन कंडीशन। अब ओपन कंडीशन है कैसे? यदि तुम पढ़ोगे तो पास होगे, यानी शर्तें खुली हुई अवस्था में। यदि पढ़ोगे तभी पास होगे, नहीं पढ़ोगे तो नहीं पास होगे। इसका मतलब यह है कि जहां शर्तें खुली हुई अवस्था में होती हैं वो ओपन कंडीशन होता है। यदि तुम स्कूल जाओगे तो टीचर से मिलोगे, यदि नहीं जाओगे तो नहीं मिलोगे। इसका मतलब यह है, ओपन कंडीशन में यदि एक काम होता है तो दूसरा काम भी होता है। यदि एक काम नहीं होता है तो दूसरा काम अपने आप नहीं होता। इसे याद रखिएगा, भूल जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यदि एक काम होगा तो दूसरा भी काम होगा। यदि एक काम नहीं होगा तो दूसरा काम ऑटोमेटिक नहीं होगा। यदि तुम नहीं पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, नहीं तो पास नहीं होगे। देखिए, एक काम नहीं हो रहा है तो दूसरा काम भी नहीं हो रहा है। यदि तुम नहीं पढ़ोगे तो नहीं पास होगे, और यदि पढ़ोगे तो पास होगे। यदि एक काम होगा तो दूसरा काम ऑटोमेटिक होगा। तो ओपन कंडीशन का अनुवाद कैसे करते हैं, ये जानना है कि हाउ टू चेंज इट इनटू इंग्लिश। कैसे हम इसको इंग्लिश में बदलेंगे? कुछ नहीं है, एकदम फंडा साफ है। देखिए, करना कुछ नहीं है, बस अपने दिमाग से समझिए। जैसे उन्होंने बहुत सारे टीचर्स यूट्यूब पर पढ़ाए हैं, लेकिन गड़बड़ कर देते हैं। गड़बड़ क्या हो जाता है? देखिए, आप कल्पना करिए, यदि तुम पढ़ोगे, यानी जब तुम पढ़ोगे तो वह समय तुम्हारा क्या होगा? प्रेजेंट टाइम होगा ना। उसके बाद में पास होगे, यानी आने वाले समय में पास होगे। इसका मतलब यह है कि जब मैं पढ़ूंगा तो वह समय तो मेरा प्रेजेंट होगा, यानी पहला वाला हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। और तो पास होंगे तो यानी आने वाले समय में पास होंगे, यानी आप बना दीजिए इसको फ्यूचर इंडेफिनिट में। सिंपल सी बात है। अब ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में ही बनेगा कि और भी कुछ बन सकता है? तो फ्यूचर इंडेफिनिट को जब हम बनाते हैं तो किससे बनाते हैं? ये देखिए, पहला वाला उपवाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट से बन गया, दूसरा वाला फ्यूचर से। फ्यूचर से बनता है तो क्या लगता है? आपको पता है, विल या शैल। विल या शैल लगाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऐसे भी आ जाता है, यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो सकते हो, तो सकता है, सकती है के लिए क्या लग जाता है? कैन या में लग जाता है। कैन या में लग जाता है, ठीक है ना। अच्छा, यदि तुम पढ़ोगे तो तुम्हें पास हो जाना चाहिए, उसके लिए क्या लग जाएगा? शैल तो लगा ही, यानी शुड भी लग सकता है। तो कहने का मतलब है, कैन या में विल या शैल का प्रयोग करके इसका अनुवाद कर देंगे। सिंपल सी बात है। यदि तुम पढ़ोगे, जब तुम पढ़ोगे तो उस समय तुम्हारा प्रेजेंट होगा, तो उसके आने वाले समय में पास होगे ना, तो जाहिर सी बात है फ्यूचर हो जाएगा। जैसे मैंने कह दिया, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। जब आओगे तो वो तो तुम्हारा वर्तमान रहेगा, उसके आने वाले समय में पढ़ाऊंगा। यदि तुम बाजार जाओगे तो सब्जी लाओगे। जब जाओगे तब तो तुम्हारा वर्तमान होगा, उसके आने वाले समय में सब्जी लेकर आओगे। तो कहने का मतलब यह है कि एक को प्रेजेंट इंडेफिनिट में और दूसरे को फ्यूचर में, या तो यदि फ्यूचर में नहीं है, सकता है, सकती है के अर्थ में, तो कैन या में का प्रयोग कर देते हैं। सिंपल सी बात है। यदि तुम पढ़ोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा तो क्या हो जाएगा? इफ यू रीड। तो की जगह पर कामा लगा दीजिए, तो पास होगे। कौन पास होगा? तुम ही पास होगे ना। इसका मतलब यह है, यू विल पास। अच्छा, अब मान लीजिए पूछने वाले ने घुमाकर पूछ दिया और उसने दोनों वाक्यों में नहीं लगा दिया, दोनों वाक्यों में नहीं लगा दिया, और कह दिया कि यदि तुम नहीं पढ़ोगे तो नहीं पास होगे। यदि तुम नहीं पढ़ोगे तो नहीं पास होगे।
दोनों उपवाक्यों में नहीं लग गया, कोई टेंशन नहीं। अरे भैया यदि पढ़ोगे तो पास होगे, नहीं पढ़ोगे तो नहीं पास होगे, इसका मतलब है तो ओपन कंडीशन, नियम तो वही लगेगा। यानी दो तरीके से इसको आप बना सकते हैं। इफ अब प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे, यू अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब नेगेटिव आता है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब डू डज आ जाती है। इफ यू डू नॉट रीड, कामा, अब उसके में दूसरे वाले में भी नॉट लगा दीजिए, यू विल नॉट पास, बन गया। एक तरीका और है, आप इफ की जगह पर जब दोनों वाक्यों में नहीं शब्द आ जाते हैं तो इफ की जगह पर आप अनलेस का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, चूंकि अनलेस में अन जुड़ा है और अन ऑलरेडी नेगेटिव को प्रेजेंट करता है, इसलिए जिस उपवाक्य में या जिस क्लास में अनलेस या अनटिल लग जाता है पुनः उसी क्लास में नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसका मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते जाइए, बट उस क्लास में जिसमें अनलेस लग गया उसमें नॉट का प्रयोग नहीं करना है। अनलेस यू रीड, यानी यदि तुम नहीं पढ़ोगे तो नहीं पास होगे। लेकिन देखिए दूसरे क्लास में तो अनलेस नहीं लगा है, वहां नॉट लगा दीजिए, यू विल नॉट पास। तो ये रहा हमारा ओपन कंडीशन, और मुझे आशा है कि आपको 100% आ गया होगा। ध्यान रखिएगा, पहले वाले को प्रेजेंट इंडेफिनिट में और दूसरे वाले क्लास यानी इफ क्लास को किसमें बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और मेन क्लास को किसमें बना देते हैं, फ्यूचर टेंस में बना देते हैं। यदि सकता है सकती है का अर्थ है तो कैन या में लगा देते हैं, सिंपल सी बात है, और ये समाप्त। और दोनों वाक्यों में यदि नहीं शब्द आया है तो दो तरीके हैं, पहले तो इफ से बनाइए, और जब इफ से बनाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा तो डू नॉट लगा दीजिए, या डस नॉट, यदि सब्जेक्ट हमारा ही सी इट तथा सिंगुलर नंबर है तो डस नॉट, और वी यू दे तथा बहुवचन करता है तो डू नॉट लगाइए। उसके बाद चूंकि दूसरे वाले में जब नॉट लगाएंगे तो विल नॉट लगा दीजिए। लेकिन जब अनलेस से बनाएंगे तो अनलेस और अनटिल जिस उपवाक्य में लग जाता है वहां दोबारा नॉट नहीं लगता है, क्योंकि अन ऑलरेडी नॉट को प्रेजेंट करता है, और लेकिन दूसरे वाले में नॉट आप लगा दीजिए, यानी पहले वाले में नॉट नहीं लगेगा। यानी एक बार और सुन लीजिए, जिस उपवाक्य यानी जिस क्लास में अनलेस लग जाता है दोबारा उसमें हमें नॉट लगाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हाँ दूसरे वाले क्लास में नॉट लग जाता है। तो इस तरह से हमने देखा ओपन कंडीशन, और ओपन कंडीशन भी आपका समाप्त है। आएंगे हम लोग देखेंगे तीसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन हमारा है अनफुलफिल कंडीशन। देखिए बगल में दिया है, क्या है, अनफुलफिल कंडीशन। नाम से ही स्पष्ट है, क्या नाम है, अनफुलफिल। प्यारा सा नाम है ना। अनफुलफिल का मतलब होता है ऐसा कंडीशन जिसे कभी पूरा ही नहीं किया जा सके। अनफुलफिल यानी ऐसे कंडीशंस जिनको हम पूरा नहीं कर सकते हैं वो हमारे अनफुलफिल कंडीशन होते हैं। अब कैसे कंडीशंस को पूरा नहीं कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, जिन कार्यों को जब हमें करने को दिया गया था, यानी उन बीते हुए समयों में जब हमें कार्यों को कर लेना चाहिए था, यदि उन्हीं समयों में हमने कार्यों को नहीं संपादित कर लिया तो क्या उन्हीं समयों में जाकर हम कार्य को संपादित कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? जैसे मैंने कह दिया, यदि तुम पढ़ते तो पास होते, यदि तुम दौड़ते तो पहला स्थान प्राप्त करते। इसका मतलब यह है जिस दिन रेस हुई थी उस दिन तो तुम दौड़े नहीं, प्रथम स्थान पाए नहीं, तो जाहिर सी बात है अब उसी दिन में जाकर तुम रेस को नहीं दौड़ सकते हो और प्रथम पुरस्कार उसी दिन में जाकर नहीं प्राप्त कर सकते हो। इसलिए हुआ यह अनफुलफिल, यानी इसे पूरा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अनफुलफिल कंडीशन भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक ऐसी घटना या एक ऐसी चीज जिसे आपको करने को दिया गया था, आपने नहीं किया और वो नजदीक के बीते हुए समय में है तो उसे नियर पास्ट कहते हैं। लेकिन एक ऐसी चीज जिसको आपको करने के दिया गया था लेकिन आपने नहीं किया, लेकिन उस समय बहुत दूर पहले बीत गया है, तो डिस्टेंट पास्ट चला जाता है, यानी अनफुलफिल कंडीशन। यानी जिन शर्तों को हम उन्हीं समयों में जाकर पूरा नहीं कर सकते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? नियर पास्ट और डिस्टेंट पास्ट। नियर पास्ट और डिस्टेंट पास्ट। व्हाट इज नियर पास्ट? नियर पास्ट का मतलब नजदीक का वो बीता हुआ समय जिसमें हमें कार्यों को कर लेना चाहिए था बट हमने किया नहीं, ये नियर पास्ट है। जैसे यदि तुम पढ़ते तो पास होते, यदि तुम पढ़ते
तो पास होते। ध्यान दीजिएगा, पहला वाला जब ओपन कंडीशन आप पढ़े थे तो दोनों उपवाक्यों में गा गे आते थे, लेकिन जब अनफुलफिल कंडीशन आप पढ़ते हैं दोनों उपवाक्यों के लास्ट में तातीते आते हैं। यदि तुम पढ़ते तो प्रथम स्थान प्राप्त करते, यदि तुम गाना गाते तो तुम प्रथम स्थान प्राप्त करते। तो देखो तातीते आ रहा, यदि तुम गाना गाते प्रथम स्थान प्राप्त करते, यदि तुम दौड़ते तो पहला स्थान प्राप्त करते, यदि तुम दौड़ते तो पहला स्थान प्राप्त करते, यदि तुम स्कूल जाते तो मैथ पढ़ते, यदि तुम स्कूल जाते तो मैथ्स पढ़ते। दोनों वाक्य तातीते में समाप्त हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? सुनिए, यदि तुम पढ़ते तो पास होते, यानी जिन समयों में तुमको मैंने पढ़ने को बोला था उन समयों में तुमने पढ़ा नहीं, लिहाजा फेल हो गए। अब ऐसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये 2022 चल रहा है, ठीक है ना, 2022 चल रहा है। 2021 में तुम्हारा रिजल्ट आया था और 2020 वाले सत्र में तुम पढ़ रहे थे। 2022 में तुम आए, आज के डेट में तुम मुझसे मिलने आए और मुंह लटका कर आए, इतना बड़ा मुंह फुला कर आए और कहे गुरुजी हम तो फेल हो गए। हमने कहा कैसे? तो आपने कहा हम पढ़े नहीं, लेकिन हमने आपको पढ़ाया था 2020 में, रिजल्ट आया 2021 में। तो मैंने कहा देखो, यदि तुम पढ़ते, यानी यदि इन समयों में पढ़ते तो तुम पास होते। नजदीक का बीता हुआ समय है, नियर पास्ट है। क्या है? नियर पास्ट। यानी अभी यहां पर आशा बनी है कि चलो ठीक है, आज 2020 में नहीं पढ़ा, 21 में नहीं पास हुआ, तो 2021 में पढ़ लेगा तो 2022 वाले रिजल्ट में पास हो जाएगा। ये नजदीक का बीता हुआ समय है, नियर पास्ट कहते हैं। नजदीक के बीते हुए समय को क्या कहते हैं? नियर पास्ट कहते हैं। नियर पास्ट में कार्य के पूरे होने की आशा बनी रहती है, कार्य के पूरे होने की आशा बनी रहती है। क्या रहती है? बनी रहती है। नियर पास्ट में ध्यान दीजिएगा, कार्य के पूरे होने की आशा बनी रहती है। चलो ठीक है, 2021 वाले रिजल्ट में नहीं पास हुआ तो 2022 वाले में पास हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आप तो आए मुंह लटका कर, मैंने कहा यदि तुम पढ़ते, यानी 2020 में पढ़ते तो जो रिजल्ट आया उसमें तुम पास होते। तो जाहिर सी बात है, रियल में वर्तमान तो हमारा 2022 है, लेकिन हमने कहा कि 2020 में पढ़ते तो जो रिजल्ट आता पास होते। एक क्षण के लिए आप कल्पना करिए कि 2020 हमारा वर्तमान है, मान लिया कि 2020 हमारा क्या है? 2020 हमारा वर्तमान है। तो जाहिर सी बात है, यदि हम इस वर्तमान में पढ़ते, अब कब पढ़ते, क्यों पढ़ते, कैसे पढ़ते? डिफिनिट नहीं है। और जब डिफिनिट नहीं है तो चीज इंडिफिनिट है। यानी यदि माना कि 2020 हमारा क्या है? वर्तमान है। मान लिया मैंने कि ये 2020 हमारा क्या है? वर्तमान है। यदि मैं इसमें पढ़ता, ठीक है ना, यदि मैं इसमें पढ़ता, यानी यदि इस प्रेजेंट में मैं पढ़ता, और कब पढ़ता, क्या पढ़ता, क्यों पढ़ता, कैसे पढ़ता, ये सब क्लियर नहीं है, तो जाहिर सी बात है डिफिनिट नहीं है, तो क्या हो गया? इंडेफिनिट। यानी यदि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ता तो आने वाला समय जो 2021 होता तो उसमें पास होता। इसका मतलब इसके संदर्भ में 2020 के संदर्भ में आने वाला समय 2021 है, तो इसका मतलब आने वाला समय का मतलब हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट की सहायक क्रिया क्या होती है? विल या शैल। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब हम इसको अभी पास्ट में ले जाएंगे तो ये शुद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए अब कोई चिंता नहीं है, सब झंझट समाप्त हो गया। अनुवाद करने का नियम अब आपको रटना ही नहीं है, 1 मिनट में छू मंतर में समाप्त। देखिए, अब देखिए, आप आ गए रियल वर्तमान में अपने 2022 में। हमने कहा यदि तुम पढ़ते तो पास होते। अब 2022 वाले चश्मे से 2020 को देखिए। इसको, जिसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट माने थे, क्योंकि यह बीता हुआ समय है, आपको मानना पड़ेगा पास्ट इंडेफिनिट। क्या मानना पड़ेगा? पास्ट इंडेफिनिट। अब चूंकि फ्यूचर इंडेफिनिट में लगता है विल या शैल, चूंकि यह भी बीत गया है, तो विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है? वुड होता है। विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है? वुड होता है। और शैल का क्या होता है? शुड होता है। तो हमको वुड का ही प्रयोग करना है, ध्यान दीजिएगा। तो बस अनुवाद करने का नियम मिल गया, आप इसी पर अप्लाई कर दीजिए। यानी पहले वाले उपवाक्य को पास्ट इंडेफिनिट में बना देते हैं और दूसरे वाले में वुड का प्रयोग कर देते हैं। यानी पहले वाले को किसमें बना देंगे? पास्ट इंडेफिनिट, और दूसरे वाले में वुड का प्रयोग कर देंगे। कितना आसान है ना।
कॉन्सेप्ट पर यदि पढ़ाई हो तो हमारी समझ से वो जिंदगी भर नहीं भूलेगी। और अभी अभी मैंने बहुत सारे चैनलों पर देखा क्या गलत सलत पढ़ा कर रख डाले हैं लोग। तो देखिए यदि तुम पढ़ते तो पास होते, पहले वाले को पास्ट इंडेफिनिट कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। 2020 को हमने क्या माना, अपना वर्तमान माना। उसके बाद 2021 में रिजल्ट आना था तो, लेकिन 2022 में हम थे। तो जब हम उसको छोड़कर यहाँ आ गए तो यहाँ के चश्मे से जब देखेंगे तो ये बीता हुआ समय यानी पास्ट इंडेफिनिट, और यह बिल वुड में, पास्ट इंडेफिनिट वुड में। सिंपल सी बात है, लगा दीजिए। यदि की अंग्रेजी इफ, ठीक है ना। यदि तुम पढ़ते, यू रीड रेड, इफ यू रेड, स्पेलिंग वही है लेकिन ऐसे पढ़ेंगे तो तुम पास होते। कौन पास होता, तुम पास होते। यानी पास होते यानी कौन पास होता, तुम पास होते। सब्जेक्ट आ जाएगा यू, अब वुड पास, क्लियर। अच्छा यहां भी तुम नहीं नहीं शब्द आ सकता है। यदि तुम नहीं पढ़ते तो नहीं पास होते, ऐसे आ सकता है ना। यदि तुम नहीं पढ़ते तो नहीं पास होते। कितना आसान है, जैसे जैसे बना है वैसे वैसे आप बना दीजिए, सिंपल सी बात है। पास्ट इंडेफिनिट बनेगा इफ यू, अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, डिड नॉट, इफ यू डिड नॉट रीड। अब इसको रेड नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रीड पढ़ेंगे। इफ यू डिड नॉट रीड, दूसरे में भी नॉट लगा दीजिए, यू वुड नॉट पास। सिंपल सी बात है। आइए मैंने बताया था दो तरीके से इसका नेगेटिव बना सकते हैं, एक इफ से, दूसरा अनलेस से भी बना सकते हैं। यानी इफ की जगह पर आप अनलेस लिख दीजिए, अनलेस, चूंकि यह पास्ट इंडेफिनिट बन रहा है तो यू रेड पढ़ेंगे, कामा, और जिस उपवाक्य में अनलेस लग जाता है नॉट नहीं लगाते हैं, दोनों उपवाक्यों में नहीं नहीं आ गया है ना, तो जब दोनों उपवाक्यों में नहीं नहीं आ जाता है तो दो तरीके से बनाते हैं। एक तो इस तरीके से बना देते हैं, यानी आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब करिए और यहां नॉट लगा दीजिए, और एक तरीका है आप इफ की जगह पर अनलेस का प्रयोग कर दीजिए। अब चूंकि अनलेस में अन लगा है, डायरेक्ट नॉट का काम करता है, इसलिए दोबारा जिसमें अनलेस और अनटिल लग जाता है नॉट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जब जरूरत नहीं पड़ती है तो जाहिर सी बात है पास्ट इंडेफिनिट बना दीजिए, अनलेस यू रेड। लेकिन दूसरे वाले में तो अनलेस नहीं लग रहा है, और दूसरे वाले में जब अनलेस नहीं लग रहा तो वहां तो नॉट लग ही जाएगा भैया। तो क्या आ जाएगा, यू वुड नॉट पास। क्लियर, समाप्त। यानी आपका अनफुलफिल कंडीशन का ये नियर पास्ट समाप्त हो गया। अब आइए हम लोग देखते हैं डिस्टेंट पास्ट। डिस्टेंट पास्ट का मतलब ये तो नजदीक का बीता हुआ समय था ना, मान लीजिए दूर का बीता हुआ समय आ जाए तो अनुवाद कैसे करते हैं, देखिए। दूर का जब बीता हुआ समय आएगा तो पूछने के तरीके में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। इसमें मैंने पूछा यदि तुम पढ़ते तो पास होते, ठीक है ना। उसमें मैं कहूंगा यदि तुम पढ़े होते तो पास हुए होते। इसका मतलब यह है, कल्पना करिए कि हम पढ़ाते पढ़ाते बुढ़े हो गए हैं और आप हमारे स्टूडेंट हैं, आप भी 6-7 साल हमसे छोटे हैं, यही है। तो मान लीजिए कि आपको रोजी रोजगार नहीं मिला, आप कुछ छोटा मोटा काम कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप, हमें चाट पसंद है, आप चाट का दुकान लगाते हैं। अब ऐसा तो हो नहीं आप बहुत अच्छे पद पर जाए, लेकिन मान लीजिए ना कि आप चाट की दुकान लगाते हैं। मैं गया चाट खाने, मैंने कहा क्या जी तुम यही करते हो? आपने कहा कि सर हमने पढ़ा नहीं और अच्छी नौकरी पाई नहीं। मैंने कहा यदि तुम पढ़े होते तो अच्छी नौकरी प्राप्त किए होते, यदि तुम पढ़े होते तो अच्छी नौकरी प्राप्त किए होते। इसका मतलब यह है जब मैं 30-40 साल पहले आपको पढ़ा रहा था उस समय तुम पढ़े नहीं और अच्छी नौकरी नहीं प्राप्त की, यानी दूर का बीता हुआ समय है, यह चला गया डिस्टेंट पास्ट। यानी यदि तुम पढ़े होते तो अच्छी नौकरी प्राप्त किए होते। क्लियर? यानी आपको पढ़कर ही लग जाएगा कि दूर का बीता हुआ समय। और जब दूर का बीता हुआ समय तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंट पास्ट का भी अनुवाद आप खट से कर लेंगे। बस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। यदि तुम पढ़े होते, यदि तुम पढ़े होते तो अच्छी नौकरी प्राप्त
किए होते। देखिए दोनों उपवाक्य तातीते पर समाप्त हो रहा है, चाहे नियर पास्ट हो चाहे डिस्टेंट पास्ट हो। अनफुलफिल कंडीशन में दोनों उपवाक्य तातीते पर, ओपन कंडीशन में गागीगे पर। और जो आप जीरो कंडीशन सीखे थे उसमें क्या था, यानी उसमें जनरल ट्रूथ ही दिखाई देता है, यानी एक काम यदि है तो दूसरा काम है और वो सच है, उसमें दिखाई दे रहा है। अनफुलफिल कंडीशन में दो टाइप देखे थे, नियर पास्ट आप देख चुके हैं और डिस्टेंट पास्ट आप देख रहे हैं। यदि तुम पढ़े होते तो अच्छी नौकरी प्राप्त की होते। बस कल्पना करिए आप 2022 में हमसे मिलने आए, या 2022 में हम आपके यहाँ चाट खाने गए ना, तो आपके यहाँ 2022 में हम चाट खाने गए हैं और आप हमसे पढ़े कब हैं, कल्पना करिए कि 1990 में पढ़े हैं। 1990 में आप हमसे पढ़े हैं। आपको नौकरी प्राप्त कर लेना चाहिए था 1990 के बाद 95 में। ऐसे कल्पना कर लीजिए। तो जाहिर सी बात है आप तब से अब चाटे बेच रहे हैं, आज मैं आ गया खाने, तो मैंने आपसे पूछा कि क्यों नहीं, ऐसी हालत तुम्हारी कैसे, तुम तो सुपर ब्रिलियंट लड़के थे, लेकिन आप बीच में पढ़ना बंद कर दिए थे। तो आपने कहा सर हमने बीच में पढ़ाई तोड़ दिया। मैंने कहा यदि तुम पढ़े होते, यानी कब, 1990 में, यदि तुम पढ़ने की क्रिया क्या किए होते, अपनी पूरी किए होते, तो तुम नौकरी प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी कर ले जाते। यदि तुम पढ़े होते तो नौकरी प्राप्त कर ली होती, यानी यदि तुमने पढ़ाई बढ़िया से पूरी की होती, पूरी करने का मतलब परफेक्ट किया होता, तो तुम नौकरी भी पा लिए होते, यानी परफेक्ट हो जाता। तो सिंपल सी बात है, आप एक काम करिए कि चले जाइए 1990 में। 1990 को माना ये मेरा वर्तमान है, तो जाहिर सी बात है यदि वर्तमान में, प्रेजेंट में मैंने कार्य को परफेक्ट किया होता, प्रेजेंट में परफेक्ट, यदि कार्य को मैंने प्रेजेंट में परफेक्ट किया होता तो उसके आने वाले समय में यानी फ्यूचर में क्या हुआ होता, नौकरी भी परफेक्ट हो गई होती, पूरी हो गई होती। अब सिंपल सी बात है बाबू, अब एक काम करिए आप अपने जगह पर चले जाइए। आगे हम 2022 में, हमने इसको माना था वर्तमान, लेकिन वर्तमान तो ये है हमारा 2022। अब हम 2022 के चश्मे से जब 1990 को देखेंगे तो बीता हुआ समय है, यानी जो जिसको हम प्रेजेंट परफेक्ट मान कर आए हैं, इसको हमको मानना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट। क्या मानना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट। और दूसरा वाला जो फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट में लगता क्या है, आप देखिए बिल है के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, यही लगती है ना। लेकिन जब हम 2022 के चश्मे से देखेंगे तो बिल का पास्ट फॉर्म क्या लग जाएगा, वुड लग जाएगा। वुड हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, तो जाहिर सी बात है अनुवाद करने का नियम आसानी से मिल गया। क्या होगा, पहले वाले को हम पास्ट परफेक्ट में और दूसरे के साथ वुड हैव का प्रयोग कर दीजिए खट से, यानी पहले वाले के साथ पास्ट परफेक्ट और दूसरे में वुड हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया, आपका अनुवाद हो जाएगा। कैसे करेंगे देखिए, जैसे मैंने कह दिया इफ, यदि तुम पढ़े होते, इफ यू हैड रीड, रीड थर्ड फॉर्म लगेगा, ठीक है ना। कामा तो की जगह पर कामा, तो अच्छी नौकरी प्राप्त किए होते। कौन प्राप्त किया होते, आपके पापा नहीं, आप प्राप्त किए होते, यानी तुम प्राप्त किए होते, यू। अब जाहिर सी बात है वुड हैव लगाना पड़ेगा, you would have you would have get got gotten भी होता, get got got भी मैंने पढ़ा है, gotten a good job, clear, you have gotten a good job। आप देखिए कितना सुंदर बन गया। पहले को पास्ट परफेक्ट में बना दीजिए, दूसरे के साथ वुड हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, सिंपल है। अब मान लीजिए इसमें नहीं शब्द आ जाता है तो भी तो आसान ही है, इसमें भी नहीं शब्द आ जाता है। मान लीजिए यदि तुम ऐसे आ गया, यदि तुम नहीं पढ़े होते तो अच्छी नौकरी नहीं प्राप्त किए होते, ऐसे भी तो आ सकता है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, नॉट लगा दीजिए। इफ यू हैड नॉट रीड, comma you would have gotten the good job।
तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका अनलेस लगा दीजिए, इफ की जगह पर अनलेस लगा दीजिए, और जिसमें अनलेस लगेगा उसमें नॉट नहीं लगेगा, जिसमें अनलेस नहीं लगेगा उसमें नॉट लगा दीजिए, सिंपल सी बात है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका देखिए, ये हो गया हमारा अनफुलफिल कंडीशन। अब हम देखेंगे इमेजिनरी कंडीशन। कौन सा कंडीशन देखेंगे? इमेजिनरी कंडीशन। दिस इज लास्ट कंडीशनल सेंटेंस। इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना, यानी यहां पर काल्पनिक शर्तें होंगी। जैसे मैंने कल्पना किया, यदि मैं पक्षी बन जाऊं तो उड़ जाऊं, यदि मैं पक्षी बन जाऊं तो उड़ जाऊं। इसका मतलब यह है जो चीज मैं नहीं हूं वही चीज बनने की कल्पना की गई है, और जहां जो चीज हम नहीं होते हैं वही चीज बनने की कल्पना की जाए, वो भी कंडीशन के साथ की जाए, तो हो जाता है हमारा इमेजिनरी कंडीशन। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा यदि मैं पक्षी बन जाऊं तो उड़ जाऊं। ध्यान दीजिएगा, यदि मैं पक्षी बन जाऊं तो उड़ जाऊं, सिंपल सी बात है। जहां जो चीज मैं नहीं हूं वही चीज बनने की कल्पना किया हूं। यदि मैं पक्षी बन जाऊं तो उड़ जाऊं, कौन उड़ जाए? मैं उड़ जाऊं। तो जाहिर सी बात है यदि के लिए इफ लाएंगे, और जब आपका कंडीशनल सेंटेंस इमेजिनरी में जाता है तो पहले वाले उपवाक्य को वर से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? वर से। यानी इफ आई वर क्या चीज? अ बर्ड। इफ आई वर अ बर्ड। ध्यान दीजिएगा, आई के साथ हमेशा आपने वाज का प्रयोग देखा होगा। क्या देखा होगा? वाज का प्रयोग। लेकिन यहां आई के साथ जहां हम कुछ बनने की कल्पना करते हैं वहां आई के साथ वाज न लगकर क्या करते हैं? वर का प्रयोग करते हैं। यानी इफ आई वर अ बर्ड, तो मैं उड़ जाऊं, तो की जगह पर कामा, कौन उड़ जाए? मैं उड़ जाऊं। तो क्या हो जाएगा? आई वुड फ्लाई। क्लियर? मैंने कह दिया यदि मैं शेर बन जाऊं तो जंगल में दौड़ूं। इसका मतलब यह है कि जहां जो चीज मैं नहीं हूं वही चीज बनने की कल्पना कर रहा हूं। तो क्या हो जाएगा? इफ आई वर अ लायन कामा आई वुड रोर इन द फॉरेस्ट। आगे बना दीजिए। यानी पहले वाले में वर का प्रयोग और दूसरे वाले में वुड का प्रयोग। पहले वाले में वर का प्रयोग और दूसरे वाले क्लास में क्या करते हैं? यानी इफ क्लास में वर का प्रयोग और दूसरे वाले में वुड का प्रयोग। बहुत ही आसान है। हाँ, कभी कभी ये तो बनने की क्रिया है, पास रखने की भी क्रिया हो जाती है। यदि मेरे पास अच्छी किताब होती, तो मैं एग्जाम पास कर लेता। तो ध्यान दीजिएगा, यदि मेरे पास अच्छी किताब होती, यानी पास रखने की बात है, तो जाहिर सी बात है यदि आप के पास अच्छी किताब होती तो आप एग्जाम पास कर लेते। तो पास रखने के लिए हैड हो जाएगा। इफ आई हैड, ध्यान दीजिएगा, पास रखने के लिए हैड और बनने के लिए वर का प्रयोग। इफ आई हैड अ गुड बुक आई वुड पास द एग्जाम। तो ये रहा हमारा क्या? इमेजिनरी कंडीशन। इसके बाद भी कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, आइए हम उनको भी देख लेते हैं एक एक करके। मान लीजिए कि कोई कंडीशनल सेंटेंस है जो प्रेजेंट टेंस के किसी भाग में है, तो नियम यह करता है तो उसको उसी तरह से बना देते हैं जिस तरह से वह होता है। यानी यदि कोई कंडीशनल सेंटेंस प्रेजेंट के किसी भाग में है तो उसे उसी भाग में बना देते हैं जिस तरह से होते हैं। जैसे मैंने कह दिया, यदि तुमने खाना ना खाया हो तो अब खा लो। तो देखो, यदि तुमने खाना न खाया हो तो अब खा लो। ध्यान देने की बात है, यदि तुमने खाना न खाया हो तो अब खा लो। तो खाया हो, यदि मैंने ऐसे कर दिया तुमने खाना खाया है तो इसका मतलब प्रेजेंट का परफेक्ट है। खाना नहीं खाया तो प्रेजेंट का परफेक्ट का नेगेटिव है। बस कुछ नहीं करना, प्रेजेंट के जिस भाग में है तो उसे उसी तरह से बना देते हैं जैसे होते हैं। इफ यू हैव नॉट ईटेन फूड, इफ यू हैव नॉट ईटेन फूड, अब खा लो।
यानी कामा ईट नाउ, अब खा लो। क्लियर है? यदि तुमने गाना न गाया हो तो अब गा लो। इफ यू हैड नॉट संग अ सॉन्ग, सिंग नाउ। क्लियर? आशा है कि ये भी आपको आ गया होगा। आगे देखते हैं। मान लीजिए किसी कंडीशनल सेंटेंस में समस्या के प्रति सावधानी का बोध कराया गया है। कभी कभी ऐसा होता है शर्त सूचक वाक्यों में किसी समस्या के प्रति सावधानी का बोध किया जाता है, वहां इफ की जगह पर इन केस का प्रयोग करते हैं। सिंपल सी बात है। जैसे मैंने कह दिया, यदि तुम धूप में जा रहे हो तो छाता ले लेना। यदि तुम धूप में जा रहे हो तो छाता ले लेना। अब देखो, धूप में जाना क्या है? समस्या है। सावधानी क्या है? छाता ले लेना। यदि कंडीशनल सेंटेंस में समस्या के प्रति सावधानी का बोध कराया जाए तो बहुत ही आसान होता है। इफ की जगह पर हमको इन केस का प्रयोग कर देना है। इफ की जगह पर किसका प्रयोग कर देना है? इन केस का। इफ की जगह पर हमको किसका प्रयोग कर देना है? इन केस का प्रयोग कर देना है। कैसे बनेगा? पहली बात इसमें ध्यान देने की बात है, यदि तुम धूप में जा रहे हो, समस्या है, छाता ले लेना, सावधानी है। सावधानी वाले उपवाक्य की अंग्रेजी सबसे पहले बनाते हैं, यानी टेक। छाता ले लेना, यह है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। और इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले लगाकर फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, यानी टेक, टेक एन अम्ब्रेला टेक एन अम्ब्रेला इन केस का प्रयोग करते हैं। सॉरी, मैं भूल रहा था। किसका प्रयोग करते हैं? टेक एन अम्ब्रेला लगा देंगे, यानी सबसे पहले मेन वर्ब, फिर क्या कर देंगे? ऑब्जेक्ट टेक एन अम्ब्रेला। ये अम्ब्रेला लिखा है, थोड़ा सा लाइनें आ गई हैं इसलिए स्पष्ट नहीं हो रहा होगा, तो ध्यान दीजिएगा। ये अम्ब्रेला लिखा है, टेक एन अम्ब्रेला। अब हम किसका प्रयोग करेंगे? बीच में इन केस का प्रयोग करेंगे। टेक एन अम्ब्रेला इन केस यू आर गोइंग इन सन। यू आर गोइंग इन द सन का मतलब होता है धूप में जाना। तो ध्यान दीजिएगा, यदि तुम धूप में जा रहे हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, यानी इन केस यू आर गोइंग इन द सन, यानी यदि तुम धूप में जा रहे हो, अब सूरज में नहीं जा रहे हो। इन द सन का मतलब धूप में जाना, यानी इफ यू आर गोइंग इन द सन तो क्या करना? छाता ले लेना है। टेक एन अम्ब्रेला इन केस का प्रयोग कर देते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इन केस का। अब देखिए एक और है, जैसे मैंने कह दिया कि यदि तुम बीमार हो तो दवा ले लेना, यानी यदि आप बीमार हैं तो आपको दवा लेना पड़ेगा, यानी समस्या यह है बीमार होना, सावधानी क्या है? दवा ले लेना। समस्या के प्रति सावधानी का जब बोध कराया जाए तो किसका प्रयोग करते हैं? इन केस का प्रयोग करते हैं, यानी यदि तुम बीमार हो तो दवा ले लेना। सिंपल सी बात है, क्या करना? दवा ले लेना, यानी टेक मेडिसिन, टेक मेडिसिन। उसके बाद इन केस का प्रयोग करेंगे, इन केस यू आर इल, टेक मेडिसिन। देखिए, टेक मेडिसिन सबसे पहले इंपेरेटिव सेंटेंस, उसके बाद इन केस का प्रयोग करते हैं। इफ की जगह पर क्या करते हैं? इन केस का प्रयोग करके यू आर इल, यदि तुम बीमार हो, यानी सबसे पहले यदि तुम बीमार हो तो दवा ले लेना। दवा ले लेने की अंग्रेजी सबसे पहले बन जाएगी टेक मेडिसिन, उसके बाद इन केस का प्रयोग करेंगे, उसके बाद समस्या को लिख देंगे यू आर इल। तो ये रहा हमारा आज का बहुत ही प्यारा सा वीडियो, और ये वीडियो रहा हमारा कंडीशनल सेंटेंस पर। मुझे आशा है कि आपको कंडीशनल सेंटेंस की एक एक बारीकियां आ गई होंगी। यदि आपको नहीं आ रहा है तो जाकर पुनः देखिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारा परिवार तेजी से बढ़ रहा है और हमें बहुत खुशी है, और मैं काफी ज्यादा उत्साहित हूं और आपके लिए लगा हुआ हूं। हाँ, इसी तरह से लगा रहूंगा। मैं आपका दोस्त आर के दुबे लेता हूं विदा। जय हिंद, जय भारत।